में इनकी फर्स्ट रैंक है। वो सिमरन शेखावत मैडम है, उनकी रैंक 29 है। ने बता ही दिया है। डॉक्टर ऐश्वर्या कंवर, अभी मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ और पिछली बार 145th रैंक थी 23 में, और इस बार 6th रैंक है, गर्ल्स में फर्स्ट है। मेरा नाम सिमरन शेखावत है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले मेरी 261 रैंक थी 2023 में, और तहसीलदार की ट्रेनिंग अभी चल रही है करंटली, और उससे पहले मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर थी 2021 में। मैं ऐश्वर्या मैम के बारे में मैं कहना, इनका पिछली बार जो अटेम्प्ट था इस बार से, उसमें मैंने मॉक इंटरव्यू किया था मैम का, और मैम के रिफ्लेक्सेस एक सिविल सर्वेंट के तौर पे इतने बढ़िया और जबरदस्त थे कि मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे हम जितने भी लोग उस पैनल में बैठे थे सभी बहुत इंप्रेस थे। और हमने उसी टाइम बात की भी थी जब मैम को फीडबैक दिया और दिया कि मैम का जो है वो पहली 10 या 20 रैंक में मतलब होना ही चाहिए। अगर मैम का सिलेक्शन होता है तो ये राजस्थान के लिए अच्छी बात है, मैम के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनके जवाब, इनके जो एप्टीट्यूड बहुत ही बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग था मैम के लिए। खैर, पिछली बार आरपीएससी ने गलती की और इस बार उन्होंने सुधार ली। प्लीज कोई सवाल आरपीएससी आपके कुछ पूछना चाहें और तो वो भी है, पहले मैम आप प्लीज अपनी बात करें। आरपीएससी ने तो पता नहीं कितनी गलती की, पर 2023 में जब मेंस लिखा और 2024 में जो मेंस लिखा उसमें खुद भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। कॉपीज नहीं आई थी, पर हम खुद जब लिख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ की है ना, कहाँ पे हमने टाइम ज्यादा लगा दिया, कहाँ कम लगा दिया, कहाँ काट पीट कर दिए, कहाँ ढंग से लिख पाए हैं, ऐसे ढंग से नहीं लिखा, पत्र ढंग से नहीं लिख पाए हैं, या ग्रामर में कुछ कमी है। हम सबको अपनी कमी पता होती है कि भाई यहाँ पे हमने अच्छा नहीं किया है, तो उसको अगर हम सुधार लेते हैं तो फिर रिजल्ट में भी मोस्ट प्रोबेबली सुधार हो जाता है। नहीं सुधार पाते हैं तो फिर वो रिजल्ट जो है वो वैसा ही रह जाता है। ये अच्छी बात है मैम ने कि सेल्फ इंप्रूवमेंट हमेशा गुंजाइश होती है। हम हमेशा अच्छे के लिए करें और लगातार जो भी रिजल्ट आए और जो अपना ड्रीम है वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक अपन उस प्रयास में लगे रहें। ये बहुत ही बेहतरीन बात। मैम आप कुछ कहना चाहें बच्चों के लिए, आपकी जर्नी से रिलेटेड कोई ऐसा स्प्रिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ किस्सा या कोई भी जो आपकी मेमोरेबल मोमेंट्स है? आई थिंक ये बहुत लंबी जर्नी होती है, तो आपके साथ में कोई कंसिस्टेंटली रहे जो पॉजिटिव आपके लाइफ में एडिशन करे, तो वो ये रहे। हम दोनों 2023 से ऑलमोस्ट हर रोज़ बात करते हैं जब भी एग्ज़ाम होता है, और वीकली बेसिस पे कुछ लिख भी लेते हैं टेस्ट वगैरह। तो इन्होंने मुझे पुश किया है, मैंने इन्हें पुश किया है, तो ये वाला ऐसा मतलब वैल्यूबल। बिल्कुल। मतलब अच्छे कैंपेनियन साथ में मिलके तैयारी करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, तो परफेक्ट एग्जांपल है मैम। दोनों ने ही बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग रैंक ली है इसमें। तो आप लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छे लड़कों, अच्छी मतलब अच्छी संगत में रहा करो एक दूसरे से। जो एक दूसरे को पीछे खींच दिया छोड़ दो उनको, है ना मैम? कुछ आपका पर्टिकुलर सवाल हो हाँ। तो आप पूछ सकते हैं, बिना माइक के ही ऐसे हाथ ऊपर करके बता दो। कोई सवाल नहीं बचे आप लोगों के? हाँ। और क्या क्या हो रहा है फिर भी, क्या क्या होना चाहिए पढ़ाई के अलावा? नहीं नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, क्लैरिफाई करो। नहीं, आप बोल रहे हो ना बाकी सब कुछ हो रहा है, मेरे दिमाग में तो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं आ रहा था जब मैं पढ़ रही थी। फिर तो आई डोंट वांट ऑब्वियसली टू बी क्यों ही होगी फिर तो। आई डोंट वांट टू बी रूड, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। एक बार अपनी तरफ से कोशिश कर लो कि हो पा रहा है ना। आप अपना 100% दे दो कि
मैं मेरी तरफ से कोशिश कर लूँ इस एक चीज को करने की, है ना। अगर कोशिश करने पे भी नहीं हो पा रहा है तो फिर सिर्फ आरएएस तो होता नहीं है, और भी बहुत चीजें होती हैं, है ना, वो करो। क्योंकि एक ही बार एक ही चीज डिसाइड करी थी मैंने कि एक ही अटेम्प्ट दूंगी, है ना। ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव आ गया इसलिए मैंने दे दिया, और इसके बाद भी मेरा डिसाइडेड था। ये तो रैंक अच्छी आ गई, गॉड्स ग्रेस, है ना। सब चीजें मेहनत पे नहीं होती, कुछ चीजें लक भी होती है, कुछ चीजें भगवान अपने आपके माता पिता आपके कर्म, वो भी चीजें होती हैं। ये तो आ गई रैंक तो ठीक है, बट मैं इसके बाद में तीसरा अटेम्प्ट नहीं सोच रही थी, है ना। ये चीज आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कब तक प्रयास करना चाह रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% दे दिया, जो कि मुझे भी नहीं लगता, सिमरन को भी नहीं लगता कि उसने अपना 100% दिया, तो अगर उसके बाद में भी नहीं होता है तो फिर आपके जीवन में कुछ और बहुत अच्छा लिखा हो सकता है। लेकिन उसको खींचते रहें ये सोच के कि अगली बार हो जाएगा अपना 100% दिए बिना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर बहुत कुछ और हो रहा है लाइफ में और उसमें कुछ अच्छा हो सकता है तो बेटर है कि वो कर लें, राइट। और अगर यहाँ पे आप आए हैं, आपने इतना हेफ्टी अमाउंट पे किया है, आपको एक बहुत अच्छी फैकल्टीज पढ़ाने के लिए आ रही हैं। मैं अभी वो सर मैम को भी ये बता रही थी कि एक टीचर जाते थे तो लगता था अरे इतना अच्छा फैकल्टी थे, अब इनका तो कोर्स हो गया, अब कौन आएगा नया। पर जो नया आता था तो वो और बेटर होता था, उनका पढ़ाने का तरीका और बेटर होता था, ये आपने भी देखा होगा ना। तो जब आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है तो आप अपनी तरफ से क्या क्वालिटी उसमें डाल सकते हैं वो आप देखें, है ना। और अगर फिर आप नहीं डालेंगे, ये लोग तो अपना काम बेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपना काम बेस्ट नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। यहीं से मैं ऑनलाइन, हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी और मैं नोट्स बनाती थी साथ में। मैंने ऑनलाइन नोट्स, क्योंकि आप लोग अभी ले रहे हैं तो फिर साथ में नोट्स बनाए हुए सबसे बेटर रहते हैं ना, वो आपके दिमाग में एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करते हैं। हाँ, एड ऑन एक बार आप नोट्स कर लें, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ और ऐड कर सकती हूँ, कोई ऑथेंटिक सोर्सेज आपको लगते हैं तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं उसमें। कोई सब्जेक्ट वाइज हो सकता है कि कहीं कहीं जब मुझे लगा कि क्या मुझे एनसीईआरटी देख लेनी चाहिए, पर अब जैसे अगर मैं ज्योग्राफी में एनसीईआरटी खोल के बैठी तो मुझे लगा ही नहीं ऐसा कुछ कि ऐड करने की ज़रूरत है। तो फिर वहां पे ऐसा नहीं हो कि हम टाइम वेस्ट कर दें, है ना, कि मैं ज्योग्राफी खोल के बैठी हूँ पर मुझे वही सारा सब कुछ मिल रहा है जो मैम ने ऑलरेडी लिखवा दिया है, तो फिर क्या मतलब है। सर ने बायोटेक पढ़ाया था और एनवायरमेंट पढ़ाया था। एनवायरमेंट के नोट्स मैंने यूपीएससी वाले प्री में भी दिए थे, रह गया था थोड़ा बहुत मेरा। लेकिन अगर वो इतने अच्छे हैं कि वो यूपीएससी में काम आ रहे हैं तो फिर हम एनवायरमेंट के लिए 100 जगह और जाएंगे, 1000 डेटा मिलेंगे, उसका मतलब क्या निकलेगा, है ना। आपको अगर कुछ एक क्वेश्चन पूछा है जिसके बारे में आपको लिमिटेड नॉलेज है, आप उसे लिखते कैसे हो वो भी बहुत मैटर करता है ना। तो अब बायोटेक सर ने पढ़ाया था, एनवायरमेंट सर ने पढ़ाया था, उसमें मैंने बाहर का कुछ नहीं देखा। अगर मान लो आप बायोटेक में देखना ही चाहते हो, आपको यूँ लगता है, तो आप एनसीईआरटी में बायोटेक के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक एक चैप्टर पढ़ लो। लेकिन ये पढ़ने के बाद में उसमें क्या होगा, आपको कुछ भी अलग लगेगा तो आप नोट कर लो, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपको कुछ अलग मिले ही नहीं, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं हो उसमें। इसीलिए कि आपने नोट्स एक बार ढंग से कर लिए, है ना, कि भाई मैंने नोट्स पूरे पढ़ लिए, मुझे बायोटेक का सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा, आप जैसे अगर वो 3 पेरेंट बेबी सर ने पढ़ाया है ना, तो वो तो वैसे भी एनसीईआरटी में नहीं है, वो करंट का है, सर करंट वाला ऐड कराते रहते हैं, वो एनवायरमेंट में भी ऐड कराते हैं, इसमें भी ऐड कराते हैं, तो फिर वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस टेक है तो साइंस टेक के नोट्स अपने आप में बहुत संपूर्ण है, प्लस वो काफ़ी ओवर हो जाते हैं। तो एआई वगैरह हो सकता है आपको बहुत अच्छा मिले ही नहीं किसी किताब में, अगर आपको मिलता है टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास में टाइम ही नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं नोट्स तो बाद में पढ़ूंगा, एनसीईआरटी पहले पढ़ लूँ, वो मेरे ख्याल से एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। आपके पास में टाइम है और आपको लगता है कि हाँ मैं बेटर कर सकता हूँ, आपने साइकोलॉजी की एनसीईआरटी देख ली, आपको लगा एक्स्ट्रा कि हाँ ठीक है, तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। पर ये नहीं है कि नोट्स छोड़ दो और फिर, क्योंकि मेरा मेरा तो पूरा बैकग्राउंड अलग है, मैंने तो राजस्थान के बारे में पढ़ा ही इसी में ही। तो अब मैं राजस्थान की वो जो बुक्स हैं जब वो पढ़ती थी तो मुझे समझ ही नहीं आता था बहुत ढंग से, कैसे आएगा, जब क्लास लूंगी तभी आएगा ना समझ में। तो क्लासेस ले ली, आर्ट एंड कल्चर की ले ली, हिस्ट्री की ले ली, और उसके बाद में जब मैंने वो बुक्स देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर भी आप ऑथेंटिक, मैं मना नहीं करूंगी आप ऑथेंटिक नहीं देखें, पर आप एक बार अपना बेस तैयार कर ले और टाइम के बेसिस पे आप इस चीज़ को करें। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगा रहे हैं तो वो हो सकता है थोड़ा बैकफायर कर जाए, क्योंकि फिर आप ये जो है जो आपके नोट्स है वो आप कब पढ़ पाओगे, है ना।
और जैसे जैसे आरपीएससी ट्रेंड चेंज कर रहा है वैसे वैसे स्प्रिंग बोर्ड भी उस हिसाब से उसको मैनेज कर रहा है, किस तरीके से चेंज करने हैं नोट्स, है ना, क्या चीजें ऐड करनी है क्या चीजें नहीं करनी। तो ये इनका तो मेन काम ही यही है ना कि उनको अपडेट होते रहना है। तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चीजें बचती हैं, है ना। तो ये है, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप देख सकते हैं, है ना। जब आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो कई बार ये होता है कि आपकी लिखने की जो शैली है वो इम्प्रूव होती है ना। तो अब उस टाइम पे जब आपके पास में अभी कुछ भी टाइम बच रहा है, आपने रिवीजन कर लिया, आपने एग्जाम्स दे लिए, सब कुछ हो गया, फिर भी आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो आप देखें, कोई दिक्कत नहीं है ना। मोस्टली तो सर और इंक्लूड कर देते हैं, और फिर इसमें शायद वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी ऐड हुए थे ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो ऐड हो ही जाते हैं ना। उसके साथ में आप कोई एक आधी मैगजीन जो है, चाहे वो जो मूवल वगैरह होते हैं ना, वो हो गया, विजन हो गया, जो भी एक आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। पर अब धीरे धीरे करंट जो है उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से स्प्रिंग बोर्ड भी उसमें करंट वाला बिल्कुल मैम, रहता है ना। हम लोग वीक रोजाना क्लास एक अच्छा, टॉपिक वो भी करते है। हैं, और फिर राजवीर सर भी करवा रहे हैं मैगजीन को, हम हाँ लोग हाँ उसको हाँ। फ्लो में ला रहे हैं साथ हाँ, में। तो अगर करंट हो रहा है कवर, तो क्योंकि करंट का जैसे जैसे बेनिफिट वो बढ़ रहा है, उसका पार्ट वैसे वैसे इंक्रीज हो ही रहा है ना। आंसर राइटिंग कोशिश करो डेली कर लो, है ना। अभी अगर नहीं आ रखे हैं एग्जाम्स, तो हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे दिन रखो। पेपर देने के अलावा, पेपर देना इज ऑल्सो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, उसके अलावा भी सर और देते हैं ना, क्लास के लास्ट में जब देते हैं। तो वो आप में से बहुत लोग नहीं करते होंगे, है ना, कुछ लोग करते होंगे। तो अगर आप करोगे तो आपको उसका फायदा होगा, क्योंकि दिमाग पे जोर पड़ता है आंसर राइटिंग से, है ना। तो वो आपको करना है। इनफैक्ट जब मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था, तो इनके पास में एक ईमेल था, उस ईमेल पे मैं अपने आंसर्स लिख के भेजती थी इनिशियली, है ना। और फिर वो चेक होके आते भी थे, दूसरे तीसरे दिन आ जाते थे मेरे पास में चेक होके। तो अगर ऑनलाइन हो सकता है तो ऑफलाइन तो आपके पास में टीचर्स बैठे रहते हैं चेक करने के लिए ना। तो वो उनका क्या फीडबैक है क्या नहीं है, उससे ज्यादा मैटर करता है कि आपने उसमें कितना दिमाग लगा के उसको लिखा, क्या अलग तरीके से लिखा, क्या उसमें टेबल बन सकती थी, क्या उसमें एरो वाला हो सकता था, क्या हो सकता था मैं, और क्या ऐड कर सकती थी, है ना, किस अच्छे तरीके से लिख सकती थी। अभी टॉपर्स कॉपीज आने लगेंगी शायद 23 वाली, है ना, वो भी आप लोग देखना, है ना, उसमें कैसे लिखा है। नहीं, मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मेंस देके फ्री हुए थे। हाँ, मेंस जुलाई में हो गया था और सितंबर में नेक्स्ट वैकेंसी आ गई थी। रिजल्ट तो अभी आया ना, क्या लास्ट अक्टूबर में ही आया। तो ये क्योंकि वैकेंसी हाथों हाथ आ गई थी और हम श्योर नहीं थे कि भाई मेंस के बाद में क्या होगा। वो एक पैटर्न भी चेंज हुआ था, तो पता नहीं था कि कैसा क्या रहने वाला है, राइट। तो ये क्योंकि हाथों हाथ आ गई थी, तो फिर देना ही था, ये था ना, जब तक पहले वाले का रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए वो कंटिन्यूटी में रह गया। डेली रिवीजन करती थी जब क्लासेस ले रही थी तब तो। फिर एग्जाम होते होंगे ना वापस से उन सब्जेक्ट्स के, बिल्कुल, जो अगले जो पेपर चैप्टर्स हो जाते हैं उनके एग्जाम्स होते हैं ना, जो सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट हो जो जाते हैं। और पीछे वाले उनका उनका वापस शेड्यूल में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है क्या। तो फिर आप पहले से शुरू कर दें साथ में, है ना। रिवीजन में कितना टाइम टू टाइम डिपेंड करता है ना, 1-2 घंटे लगते होंगे। रिवीजन कर लें और उसके बाद में कोई भी पहले से जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके लिए अपने आप को डेडलाइन दे दें, 7 दिन की दे दो, 15 दिन की दे दो, डिपेंडिंग ऑन क्या सब्जेक्ट है, और उसका एक एक पार्ट डिसाइड कर लो कि आज इतना करना है, आज इतना करना है, आज इतना करना है। एक साथ पूरा करने बैठोगे होगा नहीं, एग्जॉशन आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। साथ में एक छोटा ले लो, प्लस वो देख लो जो तुम्हें ढंग से समझ में नहीं आया है, वो दोबारा रिवाइज होगा तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा इस टाइम पे जब शांति है ना, युद्ध का टाइम नहीं है। तो उस टाइम पे वो सब्जेक्ट कर लो जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, जिसका आप चाहते हो कि रिवीजन करो। और साथ में डेली रिवीजन और एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर उसके पेपर्स देख लो, उसके पिछले साल कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या मैं उनको अटेंड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें क्या कमी है क्या नहीं है, उस तरीके से। ठीक है। चलिए। अच्छा, आप लोग, हाँ, मैं तो
मतलब इसमें आपको बहुत गाइड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं शुरू से बहुत एक्सट्रोवर्ट रही हूँ और मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। पर वही है कि आप जिससे भी बात करें, है ना, अगर आप सर से बात कर रहे हैं या किसी से भी, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, आप अगले को पूरा सुन के शांति से सोच के जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पे अभी आपने खड़े होके बोला, बढ़िया बोला, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास में बोलो। इन्होंने भी बोला था लास्ट क्लास में यही कि इनको ये लगता है कि मैं अगर क्लास में खड़ी होके ज्यादा बोलती तो फायदेमंद रहता है ना। तो आप खड़े होके क्वेश्चन पूछें, उसका आपको आंसर मिलेगा। सर कैसे बोलते हैं, विजय सर कैसे बोलते हैं, आप उन्हें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि ये लोग अच्छे ओरेटर्स हैं, इसीलिए सामने खड़े होके बोल पा रहे हैं ना। तो इनको भी ऑब्जर्व करो ये किस तरीके से बात करते हैं किसी नए इंसान से, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ में हम लोग बहुत कैजुअल बात करते हैं, है ना। इसके अलावा बीबीसी के या किसी के भी कुछ इंटरव्यूज आते हैं कुछ करंट से रिलेटेड, लेकिन मुझे यूँ लगता है उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको इनफ टाइम मिलेगा। अभी आपको अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को अच्छा करना है, क्वेश्चन पूछते टाइम, इनको ऑब्जर्व करते टाइम, और कुछ। अभी मैम को जाना है, बस है मैम की, है ना, तो वापस से आते रहेंगे मैम, अपने को टाइम देते रहेंगे, है ना। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। थैंक यू मैम। हम लोग क्लास में थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, है ना, बोलना सीखोगे आप सभी लोग, आप माइक पे बोलना, जब भी मौका मिले, जैसा भी टूटा फूटा कच्चा पक्का जैसा भी बोलना हो वैसा ही बोलना चाहिए आपको। उससे क्या है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, पब्लिक स्पीकिंग बिहेवियर अच्छा होता है ना। और खुद को हमेशा ही शुरुआत में कॉन्शियसनेस लगती है पहली बार जब बोलते हैं, और धीरे धीरे जो है वो बढ़ जाता है। वैसे मैम मेडिकल ऑफिसर है और मेडिकल स्टूडेंट है, इनकी नीट में भी बहुत अच्छी रैंक थी, इनकी चॉइस, इनको दिल्ली एम्स भी मिल सकता था।